आतिशी जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। I know it's a challenge, and I know it is filling big shoes, and you prefer to keep an empty chair. We don't have an empty chair today. तो आज हमने खाली कुर्सी बगल नहीं रही है। हमारे दर्शकों को जो इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स पे देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। ये हमारा हम महिलाएं वी विमेन वांट का मंच है और हमारे साथ हैं आतिशी जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री। आतिशी जी, सबसे पहले आप महिलाओं के मंच पे हैं, आपको महिला मुख्यमंत्री बनने में क्या सोच आई है? देखिए, एक महिला मुख्यमंत्री होना, एक महिला का इस लेवल पर पहुंचना, इस पोजीशन पे पहुंचना, मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, दिल्ली की और देश की महिलाओं के लिए एक अचीवमेंट है। मुझे याद है 1 साल पहले की बात होगी, हमारा एक दिल्ली के स्कूल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन था। वो गर्ल्स स्कूल की एक बिल्डिंग थी, जो ऑडियंस थी वो स्कूल की लड़कियां थी, ज़्यादातर उनके साथ उनकी मदर्स आई हुई थी, कुछ फादर्स भी थे। 70-80% जो ऑडियंस थी वो महिलाएं थी, लड़कियां और महिलाएं। और स्टेज पे मेरे अलावा बाकी सारे पुरुष थे। जब एक लड़की जो 12 साल की है, 13 साल की है, 14 साल की है, एक स्टेज को देखती है, वहाँ पे बैठे हुए डिसीजन मेकर्स को देखती है, वहाँ पे बैठे हुए इंपॉर्टेंट लोगों को देखती है, और अगर उसे स्टेज पर कहीं पर भी कोई महिला नहीं दिखती है तो उसके मन में भी अपने बारे में एक डाउट आ जाता है कि क्या मैं किसी दिन वहाँ पर पहुँच सकती हूँ। लेकिन जब वो उस पद पर बैठे हुए एक महिला को देखती है तो फिर उसमें ये कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं भी कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि यही एक महिला का मेरा मुख्यमंत्री बनना ना सिर्फ मेरे लिए, पर मुझे लगता है कि इस शहर की, इस देश की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी बात है। Let me take that further, because generally जब हम टीवी चैनल पे बैठते हैं हम सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, थोड़ा पॉलिटिक्स कम रखेंगे। लेकिन बस हाल ही 1-2 साल में जो 1/3 रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में फॉर वुमेन लागू किया जाएगा, इससे फंडामेंटल शिफ्ट क्या होगा इंडियन पॉलिटिक्स में? नहीं, मुझे लगता है कि विमेन्स रिजर्वेशन से एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। किस लिए आएगा? आप देखिए कि जो भी कोई एक पोजीशन ऑफ पावर में होता है, चाहे मंत्री के तौर पे हो, चाहे प्रधानमंत्री के तौर पे हो, चाहे एमएलए के तौर पे हो, एमपी के तौर पे हो, हम अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से हमारे डिसीजन शेप होते हैं। आज के दिन में अगर आप डिसीजन मेकर्स को देखने जाइए, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट इन पॉलिटिक्स, आप कंपनीज़ के सीईओज़ को देखने जाइए, आप यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को देखने जाइए, आप सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखने जाइए, आप पॉलिटिशियंस को देखने जाइए, महिलाएं इस देश की 50% आबादी हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में वो 20% से भी कम डिसीजन मेकर्स आज के दिन में हैं। तो स्वाभाविक बात है कि अगर महिलाएं वहाँ पे उस कुर्सी पे बैठी ही नहीं हुई तो महिलाओं के हित में फैसले कैसे हो पाएंगे? देखिए, जब एक महिला एक कुर्सी पे बैठती है, उसको एक महिला के लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में पता है। मैं खुद दिल्ली में पली बड़ी हूँ, मैं जानती हूँ कि एक लड़की का, एक महिला का डीटीसी बस में बैठने का, चलने का क्या एक्सपीरियंस होता है। चाहे कोई कितना भी संवेदनशील पुरुष हो, वो कभी खुद इस एक्सपीरियंस से गुजरा ही नहीं हो सकता। मैं एक महिला हूँ, मैं एक लड़की के तौर पे इस शहर में मैंने स्कूलिंग की है, मैंने एजुकेशन करी है, मैं कॉलेज पढ़ी, मुझे पता है कि उसका एक्सपीरियंस एक लड़की के लिए क्या होता है। तो उसी तरह से जितनी ज़्यादा महिलाएं डिसीजन मेकिंग पोजीशंस में आएंगी, मुझे लगता है कि ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो फंडामेंटली महिलाओं की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। So, hopefully it'll bring about big change. But ma'am, this big discussion right now, as you know, is happening regarding women doctors, women nurses. Your party has roots in activism. The doctors are right now, some of them are protesting, some of them are, demanding their basic dues. What can in Delhi we do for women doctors, women nurses? Why just women doctors and women nurses? I think that this is a question that has to apply to all working women professionals. Why should women have to worry about their safety and security in their places of work? Why should women have to worry that when they step out of their homes, will they be safe or not? Why should women have to worry कि हम ऊबर में बैठते हैं तो a lot of women tell me कि हम तो pretend fake phone करते रहते हैं कि भाई the Uber driver should not think कि I'm not talking to anyone.
सो मुझे ये लगता है अगर महिलाओं को घर से बाहर हमें लेकर आना है, अगर आप सारे डेवलपमेंटल क्राइटेरिया अक्रॉस द वर्ल्ड देखिए, द मोर विमेन आर एजुकेटेड, द मोर विमेन आर वर्किंग, the better the countries perform economically. So it is not just that we are doing this for the safety of women. We have to make our cities and our country safer for women for the development of our country. And I think that this has to apply across the board, not just for women doctors, for women nurses, but all women who are working professionals, for all young women who are studying. And across the board, we have to make the city and the country safer for them to step out. Ma'am, Delhi में there are central government hospitals, very large ones. There are state government hospitals, and there are private hospitals. Are you doing, as Chief Minister, a review of the safety precautions that are being done after what's happened? No, Health Minister Mr. Saurabh Bhardwaj has extensively been in touch with all the doctors, all the resident doctors and their associations, and whatever their demands have been, be it in terms of providing more safety and security in hospitals, be it in terms of proper metal detectors and baggage checks when anyone enters the hospitals, be it in terms of proper common spaces, be it in terms of proper facilities in common spaces, CCTV cameras, all of those demands of doctors are being met in Delhi government hospitals. आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कुछ महीने पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में एक स्कीम घोषित की, 2000 करोड़ रखे जाएंगे और हर महिला जो दिल्ली की निवासी है, जो 18 साल की आयु से बड़ी हो गई है, उनको 1000 रुपये महीना दिया जाएगा। ये स्कीम लागू कैसे की जा रही है, इसका भी स्टेटस क्या है और ये स्कीम आपने क्यों निकाली? देखिए, स्कीम अभी जल्द लागू होगी। अभी मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही हफ्ते में ये स्कीम दिल्ली सरकार के कैबिनेट द्वारा पास हो जाएगी। ये स्कीम क्यों जरूरी है? जैसा मैंने आपको कहा, ये स्कीम क्यों जरूरी है, ये एक महिला ही समझ सकती है। ये एक महिला इसलिए समझ सकती है क्योंकि आज के दिन भी हो सकता है कि जो महिलाएं इस कमरे में बैठी हैं, ये उनकी सिचुएशन नहीं हो, लेकिन आज के दिन भी एक आम परिवार में एक आम महिला को अपने छोटे छोटे खर्चों के लिए भी किसी ना किसी पुरुष पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। जब छोटी होती हैं तो पिता से मांगने पड़ते हैं, बड़ी हो जाती हैं तो अपने पति से मांगने पड़ते हैं पैसे, बुजुर्ग हो जाती हैं तो अपने बेटों से मांगने पड़ते हैं पैसे। और आप सोचिए, अगर आपको एक छोटी सी रिक्वायरमेंट के लिए भी किसी के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, तो ये आपके सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करता है। इसीलिए इस स्कीम की शुरुआत हुई दैट दिल्ली की हर महिला के हाथ में अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए पैसे होने चाहिए, कि अगर उन्हें घर से बाहर जाना है तो उन्हें किसी से पूछना नहीं पड़े। अगर किसी महिला को अपने बच्चों के लिए कुछ सामान खरीदना है, उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। अगर किसी बुजुर्ग महिला को अपने लिए एक नई साड़ी खरीदनी है, अपने पोते पोती को कुछ पैसे देने हैं, तो उनको किसी से मांगना ना पड़े। मुझे लगता है कि हाथ में पैसा होना is the biggest form of empowerment for any women, and any working woman will tell you this. और इसीलिए इस स्कीम की शुरुआत करी जा रही है। ये मैं मानती हूं कि 1000 रुपए महीना है, लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए ये 1000 रुपए भी बहुत बड़ी चीज है। Yes, 12,000 rupees a year, and the scheme hopefully will be launched soon. आतिशी जी, मैंने बोला कि पॉलिटिक्स थोड़ा कम रखेंगे इस चर्चा में, लेकिन एक यूनिफाइड फोर्स फॉर द बेटरमेंट एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू वुमेन लेड डेवलपमेंट कैसे करें? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी लखपति दीदी स्कीम है, वो भी कह रहे हैं कि जब हम आवास दे रहे हैं, हम वुमेन के नाम पे दे रहे हैं, टॉयलेट बना रहे हैं, इकट्ठे कैसे काम किया जाए इस पे? देखिए, स्कीम्स तो हर जगह हैं। आप कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास भी स्कीम्स हैं, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके पास भी स्कीम्स हैं, लेकिन हमारी देश की दुर्दशा आप कहिए कि कागज पे तो हमारे पास बेस्ट ऑफ स्कीम्स हैं, बेस्ट ऑफ लॉज हैं, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं उतरता। फॉर एग्जाम्पल, आप लखपति दीदी छोड़िए, आप आवास की योजनाएं छोड़िए, एक सिंपल चीज है शिक्षा, एजुकेशन, जो महिलाओं की और किसी भी वर्ग की एम्पावरमेंट के लिए एक तरह से फाउंडेशन है।
आप इस देश का राइट टू एजुकेशन कानून पढ़ेंगे, कोई व्यक्ति जो इस देश में नहीं रहता उस कानून को पढ़ेगा, उसको वो कानून देख के लगेगा कि इससे अच्छी शिक्षा व्यवस्था पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी जो भारत में है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है कि इस देश के 90% सरकारी स्कूल टिन शेड की बिल्डिंग में चलते हैं। सच्चाई क्या है कि बच्चों के बैठने के लिए टेबल कुर्सी नहीं है। सच्चाई क्या है कि क्लासरूम में टीचर नहीं है, टॉयलेट में पानी नहीं है, बच्चों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये सच्चाई है। तो स्कीम्स हम कितनी भी बना लें, जब तक सरकारें उन स्कीम्स को ग्राउंड पे उतार कर महिलाओं की जिंदगी में एक्चुअल सुधार नहीं लेकर आएंगी, स्कीम्स की घोषणाएं करने से लोगों की जिंदगी नहीं बदलती है। उसके लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए होती है, जो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 साल में, अगर आप दिल्ली में सरकारी स्कूल देखने जाइए, इस देश की आजादी को 75 साल हो गए, लेकिन जो सरकारी स्कूल दिल्ली में पिछले 10 साल में बने हैं, ये 75 साल में देश में कहीं नहीं बने। अगर आप देखने जाइए कि जिस तरह से दिल्ली में आज एक महिला को सोचना नहीं पड़ता कि अगर मुझे अपना इलाज करवाना है तो 1000-1500 रुपए में कहां से लेके आऊंगी। उसे पता है कि उसके मोहल्ले में एक मोहल्ला क्लिनिक है, एयर कंडीशन क्लिनिक में MBBS डॉक्टर बैठता है, जहां पे कंसल्टेशन फ्री है, दवा फ्री है और टेस्ट भी फ्री है। तो स्कीम्स लाने के बजाय मुझे लगता है कि अगर हमारे देश में सरकारें और नेता ये ठान लें कि हमें महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो वो जरूर कर सकते हैं। मैम, हम तो आशा ही करते हैं कि सारी स्कीम्स अच्छी चलें, लखपति दीदी भी चले, आवास भी चले और आपकी स्कीम भी अच्छी चलें, बोथ इन एजुकेशन एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अलाउंस एवरी मंथ। जो young women out there, young girls or young students, you have just witnessed a person who's become chief minister. I don't know, ma'am, if politics was your choice of profession. So let us get to know the person behind the position. आतिशी जी, when you were growing up, जब आप लड़की थी, स्कूल जा रही थी, आप क्या बनना चाहती थी? जब मैं स्कूल जाती थी, ये तो डेफिनेटली मुझे लगता था कि मैं इस देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन एक सामान्य मिडिल क्लास की लड़की कभी शायद सोच भी नहीं सकती थी कि पॉलिटिक्स में जाऊंगी। मैं एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आती हूँ। मेरे दोनों पेरेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मुझे लगता है जब तक मेरा स्कूलिंग खत्म नहीं हुआ, हमारे पास घर में गाड़ी भी नहीं थी। तो एक सामान्य मिडिल क्लास की लड़की शायद कभी ये सोच भी नहीं सकती थी कि हम पॉलिटिक्स में आएंगे, क्योंकि पॉलिटिक्स में कौन आता है? जिनके पास बहुत पैसा होता है, जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, जिनके पिताजी मंत्री होते हैं, जिनके नाना जी गवर्नर होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक अपॉर्चुनिटी दी मेरे जैसे लोगों को, जिनके पास ना मनी पावर था, ना मसल पावर था, ना वोट बैंक थी, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में आने की, पर पॉलिटिक्स में आकर बैक रूम से फ्रंट रो में आने की, चुनाव लड़ने की, विधायक बनने की, उसके बाद मंत्री बनने की और आज मुख्यमंत्री बनने की। एंड आई थिंक this is what makes Aam Aadmi Party different, and I think all credit to Arvind Kejriwal for having brought not just myself but people like me in politics and giving confidence to the young people and young women, young educated women in the country, that politics can also be a choice of profession for us. But you are one of the educated women, highly educated, and therefore have been able to structure education programs with the ideas that you brought in. But wasn't it that there should be a backup plan कि कुछ इंजीनियरिंग कुछ कर लो, कुछ नौकरी रख लो, कुछ बैकअप प्लान घर चलाने के लिए कुछ होना चाहिए? नहीं, पढ़ाई लिखाई के तो डेफिनेटली हमने पूरे प्लान्स बनाए हुए थे। आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शायद कुछ ऐसा लगता था कि आई वुड हैव लाइक टू बी अ टीचर। इनफैक्ट आई डिड टीच for some time in between. I taught for a year in a school called Rishi Valley in South India. तो एजुकेशन से मेरा बहुत जुड़ाव था, तो शायद अगर पॉलिटिक्स में नहीं होती तो एजुकेशन की फील्ड में होती। आप अरविंद केजरीवाल जी से पहली मुलाकात आपकी कब हुई? क्या आप उनकी पहचान थी कि आपने उनको टीवी पे देखा था, जान पहचान थी, एक्टिविस्ट थे, बहुत कैंपेन्स कर रहे थे? When was your first meeting? What was it like? मेरी अरविंद केजरीवाल जी से पहली मुलाकात एक्चुअली 2003 में हुई थी, जब वो परिवर्तन करके एक एनजीओ चला रहे थे जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे काम कर रही थी। और इंटरेस्टिंगली, जैसे आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे एक जानकार को एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे जिसमें मैं अरविंद केजरीवाल जी का इंटरव्यू ले रही थी। एंड
The one thing I remember, even from that meeting, was his clarity of thought and his passion. Here was a man who really, वो बात नहीं कर रहे थे, वो बात उनके दिल से निकल रही थी. चाहे वो उस समय RTI की बात हो, चाहे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट शुरू हुआ, एक एंटी करप्शन बिल की बात हो, उस दौरान तो उनको टीवी पे देखते थे, या आज 10 साल में राजनीति के बाद दिल्ली में काम करने की, चाहे एजुकेशन को लेके, चाहे हेल्थ केयर को लेके, मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल जी में देश को बदलने का जज्बा है, आई थिंक दैट इज एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग एंड दैट रियली इंस्पायर्स ऑल ऑफ अस. और उस जज्बे के साथ उनमें जो करेज है, वरना देखिए हम जैसे लोग कहाँ अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं. सबको पता है कि पॉलिटिक्स मुश्किल है, आम आदमी पार्टी में होके तो पॉलिटिक्स और भी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ना सिर्फ हमें वो जज्बा दिया है, हम सबको वो हिम्मत भी दी है कि हम यहां तक पहुंच पाए, इतनी शक्तिशाली ताकतों के खिलाफ लड़ पाए. सब जानते हैं कि अरविंद जी ऑब्वियसली अफसर थे गवर्नमेंट में. उससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन से पहले एक संगठन था, नेशनल कन्वेंशन फॉर द पीपल्स राइट टू इन्फॉर्मेशन, NCPRI, एंड आई वाज अ वॉलंटियर मैन विद परिवर्तन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, सो आई रिमेंबर दिस very clearly. So at what point of time do you say that, okay, I want to be a teacher, I want to do well for the country, I want to do activism? When does that transition, क्या I choose to be in active politics? Is it happenstance कि बस हो गया, या इसमें उसको मंथन किया आपने? देखिए इसमें दो पक्ष हैं. एक इसमें पक्ष ये था कि मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल अलग अलग सोशल मूवमेंट्स के साथ, नॉन प्रॉफिट्स के साथ काम करते हुए बिताए. मैं 5 साल मध्य प्रदेश के एक गांव में भी रही, वहां पे मैंने ग्राम पंचायत के साथ, स्कूल के साथ, लोकल फार्मर्स के साथ भी काम किया. लेकिन काफी सालों तक ग्रास रूट पर काम करने के बाद डेफिनेटली मुझे ये कन्विक्शन आ गया था कि अगर चेंज इस देश में आना है तो वो टॉप डाउनवर्ड्स आना पड़ेगा, पॉलिटिक्स के थ्रू आना पड़ेगा. लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक सामान्य मिडिल क्लास की लड़की के लिए पॉलिटिक्स में जाने के क्या ऑप्शंस थे. जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन शुरू हुआ तो तब पहली बार ये लगा कि देश के आम लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे थे एक बड़े चेंज के लिए. तब भी नहीं लगा था जब मैंने वॉलंटियर करना शुरू किया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन के साथ. तब तो ये भी नहीं क्लियर था कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, आम आदमी पार्टी बनेगी. जब आम आदमी पार्टी बन भी गई तो हम तो काफी समय तक बैकरूम में काम करने वाले थे. शायद तब भी ये नहीं सोचा था कि चुनाव लड़ेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे. बट आई थिंक कि ये मुझे क्लियर हो गया था कि अगर आपको एक बड़े स्तर पे चेंज चाहिए तो वो पॉलिटिक्स के माध्यम से आ सकता है. सही लोगों को सही कुर्सी पे बैठना होगा, क्योंकि आप देखिए एट द एंड ऑफ द डे ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग आवर लाइव्स, कि हमारे बच्चों को कैसी एजुकेशन मिलेगी, मैं अपने घर से बाहर जब कदम रखती हूँ मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ने लिखने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मेरे माता पिता बीमार हों तो मैं उनका अच्छा इलाज करवा सकती हूँ कि नहीं, ये सारे डिसीजंस पॉलिटिशियंस लेते हैं. एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनी स्पेसिफिक पॉलिटिशियंस, बट ये भी हमारे देश की सच्चाई है. यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और किस रीजन से आते हैं. तो जब अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से आए हुए लोगों को ये सारे डिसीजंस लेने हैं तो ये डिसीजंस एक आम आदमी के हित में नहीं होते हैं. जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, जब तक पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में आएंगे नहीं, तब तक हमारे देश में बदलाव नहीं आएगा. इस बारे में मैं 100% कन्विंस्ड हूं. आतिशी जी, I can well imagine it's a stressful job, right? I'm sure the last 6 months have been really stressful because you've had a leadership in which, you know, cases and jail time and allegations and lots of things have come up. And at a time when, you know, when it's difficult to even communicate because the person who's your mentor and who's your party chief is difficult to communicate with. I mean, did you feel like that this is too much, is overwhelming, I just can't handle it? देखिए मुश्किल तो था, पिछले 1.5 साल का दौर मुश्किल तो था. आप देखिए हमारी एक छोटी सी पार्टी है, एक पार्टी के सारे बड़े नेता जेल में थे. मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, उस पहले सत्येंद्र जैन जी को अरेस्ट किया, मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट किया, संजय सिंह को अरेस्ट किया, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया. एक पार्टी जिसके टॉप 4 नेता जेल में थे,
ऐसी स्थिति में पार्टी को खड़ा रखना, सरकार को चलाना चैलेंजिंग तो बिल्कुल था। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ये है कि हम सिर्फ एक दूसरे को एज पॉलिटिशियंस, एज कॉलीग्स नहीं देखते हैं। हम सब वी सी आवरसेल्व्स एज अ क्लोज फैमिली यूनिट। हम सब एक दूसरे के लिए परिवार हैं। तो इस मुश्किल दौर में भी जैसे एक परिवार एक संकट की घड़ी में एक साथ खड़ा रहता है, एकजुट होकर खड़ा रहता है, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े लीडर्स तक बिल्कुल एक कन्विक्शन के साथ एक दूसरे के साथ खड़े रहे, यूनाइटेड होके खड़े रहे। दैट रियली वाज आवर स्ट्रेंथ। एंड आई वुड ऑल्सो से हैट्स ऑफ टू द फैमिलीज ऑफ ऑल आवर लीडर्स। मैं मनीष सिसोदिया जी की पत्नी को देखती थी, उनकी तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन इतनी बीमारी की हालत में भी उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। उनको इतने लोगों ने आके कहा कि देखो, अगर मनीष सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी छोड़ दें, बीजेपी में चले जाएं, तो केंद्र सरकार उनको जेल से बाहर कर देगी, उनको बाहर कर देगी। ये महिला जो हर कुछ महीने में अस्पताल में एडमिट रहती थी, कॉन्स्टेंटली बीमार रहती थी, शी हैड द करेज टू से ऑलवेज कि देखो जी, अगर मनीष जी ने अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया तो मैं मनीष जी को छोड़ दूंगी, मैं उन्हें कभी आम आदमी पार्टी नहीं छोड़ने दूंगी, अरविंद केजरीवाल को नहीं छोड़ने दूंगी। आप ये हिम्मत देखिए। एंड आई थिंक दैट इज रियली व्हाट kept us together in these difficult times. So, to women in this country and maybe even beyond, what are the top 3 things that you would suggest that they need to stay true to and think about while embarking on their careers, whatever the career might be? देखिए, first thing I'll definitely say to all women is that the world is not a fair place. The world is not an equal place, right? ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि चाहे महिलाएं हों, चाहे समाज के हमारे बीट ऑन कास्ट, बीट ऑन इकोनॉमिक लाइंस, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं। अगर हम इस बात से परेशान होते रहेंगे कि द वर्ल्ड इज नॉट अ फेयर प्लेस और द वर्ल्ड इज नॉट एन इक्वल प्लेस, आई थिंक दैट इज समथिंग जो फिर हमारा सारा माइंड स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। ये सच्चाई है, द वर्ल्ड इज नॉट फेयर। ये सच्चाई है, द वर्ल्ड इज नॉट एन इक्वल प्लेस। पर इसी सच्चाई को हमें बदलना है और हम इसे बदल सकते हैं। जब हर बार एक महिला आगे बढ़ती है, किसी डिसीजन मेकिंग पोजीशन में पहुंचती है, एक अच्छी नौकरी करती है, कंपनी की सीईओ बनती है, एक मंत्री बनती है, एक मुख्यमंत्री बनती है, उससे एक एंटायर जनरेशन ऑफ गर्ल्स इंस्पायर होती है। तो मैं तो सारी लड़कियों को, सब महिलाओं को यही कहूंगी कि रास्ता आसान नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इस रास्ते पे आगे बढ़ना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों लड़कियों और महिलाओं के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए कि हम भी वहां पहुंच सकें। Okay, as the last part, we're going to do the most important part, which a lot of people will be very interested in. Rapid fire with Atishi, Chief Minister of Delhi. Atishi ji, what's your favorite movie? One of my favorite movies is Taare Zameen Par. There we go. Favorite actor? ये तो देखिए, आप किसी से भी पूछेंगे, इस देश में सबके फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन है। So not a diplomatic answer. Good. Favorite food? Anything my mother cooks, that is my favorite So food. not rajma chawal. No, rajma chawal also, because my mother makes excellent rajma chawal. But yes, anything that my mother cooks is Okay, my for favorite. people watching in other parts, one place that you would recommend you have to visit if you're in Delhi. One Delhi government school, of course. Okay. What is your most beloved memory? Most beloved memory. I think from school, मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, हमारी रोज 5 बच्चों की ड्यूटी लगाई जाती थी कि आपको अलग अलग काम करने हैं, चाहे वो क्लासरूम की सफाई करनी हो, रिसेप्शन पे बैठना हो, लाइब्रेरी में किताबें वापस रखनी हो। आई थिंक दैट इज वन ऑफ माई मोस्ट बिलवेड मेमोरीज, बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स दैट इट टॉट मी इज कि कोई भी काम छोटा नहीं है और कोई भी काम हमें मना नहीं करना चाहिए कि ये काम मेरा नहीं है। So that is one of my Rare most. person. House duty was her favorite memory. Okay, in school. Were you also from Springdale? I know. I'm from modern school, ma'am. Favorite author. I'm a Harry Potter fan, so J.K. Rowling is my favorite author. Okay. Okay. Last question. 3 big priorities for Delhi as Chief Minister. Delhi has suffered a lot in the last 6 to 8 months. I think that the last 6 to 8 months there has been serious attempts
to stop the work that is happening in Delhi. And I think I would say priorities across the sector is to ensure that many of the works that had come to a standstill because of this attack on our government happen. I know that roads are in a bad shape, and making sure that our roads are motorable and not giving us all broken backs is number one, is extremely important. I do know that because of some crisis created in the Delhi Jal Board, there is problems with contaminated water and sewerage that is happening across the city. That is the second most important priority. And third most important priority is making sure that all our hospitals have all their facilities and medication, etc. taken care of. So making sure that work that had come to a standstill in the last 6 months immediately starts in the betterment of the people of Delhi. Okay, we wish you the best wishes, not only for your tenure as Chief Minister, but going ahead. No doubt one of the change maker politicians of our era, Atishi ji. Thank you very much for joining us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.